दोस्ती भी इम्तिहान लेती है बॉस। और इस वक्त नरेंद्र मोदी को एक इम्तिहान उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की वजह से देने की नौबत आ खड़ी हुई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कांड कर दिया कि आज 6.5 घंटे में शेयर मार्केट में ब्लड बाथ हो गया, एकदम खून खच्चर जिसको कहते हैं। आज 6-6.5 घंटे के अंदर शेयर मार्केट के निवेशकों का 9 लाख करोड़ रुपया डूब गया, 9 लाख करोड़। और आज की डेट में शेयर मार्केट कुछ लोगों से जुड़ी बात नहीं रह गई है भाई। भारत की सक्सेस स्टोरी का बड़ा हिस्सा है शेयर मार्केट। और आज की डेट में बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक में लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाए बैठे। आज जिस तरह से कुछ घंटे में शेयर मार्केट का फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे बना और 9 लाख करोड़ रुपया डूब गया, सब पैनिक में है बॉस कि भाई ये हुआ क्या है। 9 लाख करोड़ रुपया 6 घंटा 6.5 घंटे के मार्केट खुलने के बाद डूब जाए। ये सब क्यों हुआ? इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कौन सा कांड शामिल है? अब पीएम मोदी क्या करने वाले हैं कि शेयर मार्केट रिकवरी कर पाए? शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, निकालना है। आज इसकी घर घर में चर्चा चल रही है। लोग पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, हर जगह बात कर रहे हैं कि क्या किया जाए यार, पैसा निकाल लें क्या, या यही समय सही समय लगा दें क्या? ये सब चर्चा चल रही है। एक इकोसिस्टम भी एक्टिव हो चुका है जो भ्रम फैलाकर, पैनिक फैलाकर शेयर मार्केट में और खून खच्चर देखना चाहता है। पर क्या ऐसा होगा? आज ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आज क्या हुआ है वो समझ लीजिए। आज शेयर मार्केट खुलते हाहाकार मच गया। सेंसेक्स 1414 अंक की जबरदस्त गिरावट के साथ 73,198 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 शेयर लाल निशान पर थे, मतलब नीचे गए हुए थे। निफ्टी 422 अंक गिर गया भाई, 22,122 पर आ गया। निफ्टी पैक के जो 50 शेयर होते हैं उसमें से 45 शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे थे, मतलब वो भी नुकसान में थे। यह गिरावट इतनी तेज थी कि बीएसई की लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू 8.85 लाख करोड़ रुपए कम हो। गिरावट के मामले में निफ्टी ने 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, इतना गिर गया आज शेयर मार्केट। आप देखिए शेयर मार्केट की हालत यह हो गई कि पिछले साल सितंबर में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 85,000 के पार चला गया था, 85,978 पे था, और अब 5 महीने में यह 12,780 पॉइंट गिर चुका है। सिर्फ साल 2025 के शुरुआती 2 महीने में मार्केट के 46 लाख करोड़ रुपए डूब गए। यह रकम बांग्लादेश और पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। मार्केट के इस हाहाकार का एक बहुत बड़ा कनेक्शन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से। वो कनेक्शन क्या है और बाकी के कारण क्या है, यह आज आपको बताऊंगा। पीएम मोदी इस महा चैलेंज से कैसे निपटेंगे, मोदी का प्लान बी क्या है, यह सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन भारत में बाजार गिरने से जो हाहाकार मचा है, आम निवेशक डर में है कि क्या करना है बॉस, पैसा लगाना है, निकालना है, क्या करना है। और इंडी गठबंधन के नेता मोदी विरोध में आम निवेशकों के डर को और बढ़ा रहे हैं, जैसा वो पहले भी हुआ है कि भाई किसी तरीके से इकोनॉमी नीचे आ जाए। लेकिन इस पैनिक के समय में जो नेता कर रहे हैं वो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं कि इस आदमी ने कितनी मेहनत का पैसा शेयर बाजार में लगा रखा। जैसे राजनीति के एक्सपर्ट अखिलेश यादव अचानक से बाजार के एक्सपर्ट बन गए। अखिलेश यादव शेयर मार्केट के गिरने की अलग ही वजह खोज लाए। अखिलेश यादव ने कहा कि भ्रामक ऐप और शेयर की खरीद फरोख्त करने वाले एक बड़े चालाक तंत्र का खेल खेला जा रहा है। ऐसे स्टॉक माफिया लोग खरीदने पर भी कमाते हैं और बेचने पर भी। इन्हें निवेशकों के पैसे डूबने से कोई मतलब नहीं। अखिलेश यादव यह भी कह रहे हैं कि शेयर मार्केट से जुड़ा सरकारी निगरानी तंत्र फेल हो गया है, उसे भंग कर देना चाहिए। अखिलेश यादव तो यहां तक कह गए कि विदेशी निवेशकों का भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था से भरोसा उठ गया है। मतलब अखिलेश यादव जितना कुछ कह रहे हैं उससे यह समझ में आ रहा है कि उनको इकोनॉमी और शेयर मार्केट की समझ उतनी ही है जितनी शायद लोकसभा में उनकी सीट है। हालांकि अखिलेश यादव आधी अधूरी बातें कर रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट के गिरने के कई फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी देश के कंट्रोल से भी बाहर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, पहली चीज तो आपको यह देखनी होगी कि क्या भारत का शेयर मार्केट गिर रहा है, क्या दुनिया बम बम है और हम नीचे जा रहे हैं क्या? इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन मोदी विरोध की रस्म तो पूरी करनी थी भाई। अब किसी निवेशक को हार्ट अटैक आ जाए, कुछ आ जाए, इनको क्या फर्क पड़ रहा है? इनको तो यह करना है कि मोदी के चक्कर में हो गया। हम आपको फैक्ट्स बताएंगे कि चल क्या रहा है। शेयर मार्केट में गिरावट हुई तो कांग्रेस को भी मौका मिल गया। कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी को फायर हो गए। कांग्रेस ने कहा कि स्टॉक मार्केट बर्बाद हो रहा है, लोगों के पैसे डूब रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपनी दुनिया में मस्त हैं,
स्टॉक मार्केट में गिरावट का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया और कितना गिरेगा रुपया, शेयर मार्केट और इकोनॉमी, साहिबे बर्बादी। यह वही कांग्रेस है जिसके नेताओं ने एलआईसी को लेकर भी बहुत माहौल बनाया था कि एलआईसी का पैसा मोदी ने डुबा दिया। एलआईसी के शेयर कहां गए थे और कितना लोगों ने फायदा कमाया, मैंने आपको पाठशाला में बताया। इनको फर्क नहीं पड़ता भाई कि निवेशक का बीपी बढ़ जाएगा, उसको हार्ट अटैक आ सकता है। ये वही कांग्रेस के नेता हैं जो हिंडनबर्ग जैसी किसी भी संस्था की रिपोर्ट पर आंख मूंद कर पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं और भारत के मार्केट में पैनिक फैला देते हैं। इसलिए पहली बात तो पैनिक के मोड से बाहर आइए, रियलिटी क्या है इसको समझिए, क्योंकि रियलिटी यह है कि सिर्फ भारत के शेयर बाजार में गिरावट नहीं आ रही है बॉस, बल्कि दुनिया के कई देश बाजार में गिरावट से परेशान हैं। और उसकी एक बड़ी वजह है ट्रंप का टैरिफ वॉर, जिससे दुनिया भर के निवेशकों में डर बैठ गया है। गुरुवार को ट्रंप ने अचानक से चीन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया और शुक्रवार को मार्केट पैनिक में आ गया, क्योंकि भाई मार्केट में जो निवेशक है उसको लगता है कि बाप रे बाप, ट्रंप और चीन भिड़ेंगे, क्या ही होगा, पैसा निकालो यार, मार्केट डूबा तो मेरा पैसा डूबा। वो पैसा निकालने लग गया। लेकिन अखिलेश यादव और कांग्रेस को इससे क्या फर्क पड़ता कि ट्रंप क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, उनको तो मोदी को घेरना है। दरअसल गुरुवार को ट्रंप ने चीन के सामान पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया। चीन पर पहले से ट्रंप 10% टैरिफ ठोक चुके हैं। मैक्सिको पर भी 25% टैरिफ लगाने वाले हैं ट्रंप। दोनों देशों पर टैरिफ की नई दरें मार्च से लागू हो जाएंगी। यानी ट्रंप ने टैरिफ को नया हथियार बना लिया है, लेकिन दुनिया के बाकी देश इस पर खामोश तो रहेंगे नहीं। चीन भी कह रहा है कि अब मैं ट्रंप को जवाब दूंगा, अमेरिका को बताता हूं। ऐसा कैसे कर दोगे यार तुम? तो सबको समझ में आ रहा है कि इस वक्त भाई एक तरफ आप कह रहे हैं हम रूस यूक्रेन का वॉर जो है वो खत्म करा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये टैरिफ ठोक ठोक के ट्रेड वॉर बढ़ा रहे हो, जिसका असर दुनिया पे पड़ेगा। तो जिसका पैसा लगा हुआ है मार्केट में वो सोच रहा है कि एक काम करो, अभी पैसा निकाल लो, जब थोड़ा मामला ठंडा होगा, तूफान थमेगा, उसके बाद देखेंगे कहां पैसा लगाना है, चीन में लगाना है, इंडिया में लगाना है, कहीं और लगाना है। इसलिए जो ये पैसा निकालना शुरू हुआ, बेचना शुरू हुआ, मार्केट धप से नीचे चला गया। इसमें इंडियन इकोनॉमी का कोई दोष नहीं है। अभी बताऊंगा इंडिया की इकोनॉमी कहां कितनी रॉकेट बनी हुई है अभी भी इसके बावजूद। लेकिन ट्रंप जिन देशों पर टैरिफ थोप रहे हैं वो भी अमेरिका के साथ वैसा ही करने जा रहे हैं, जिससे मार्केट में हंगामा मच सकता है। जैसे चीन ने कह दिया है कि अमेरिका का यह एक तरफा फैसला विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन है। अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो चीन भी अमेरिका पर टैरिफ ठोक देगा। अमेरिकी प्रोडक्ट पर 10 से 15% टैरिफ लगाया जा सकता है। यानी अब ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू होने की आशंका दिख रही है, और इसी का सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है और दुनिया कई खेमों में बढ़ सकती है। इस डर से निवेशक पैसा खींच रहा है कि पता नहीं कल को पैसा कहां चला जाए। मार्केट तभी ज्यादा गिरता है जब अनिश्चितता होती है, फ्यूचर की पिक्चर क्लियर नहीं होती, जो ट्रंप के अतरंगी फैसलों की वजह से पैदा हो रही है। भाई ये आदमी ठीक है, बहुत कई बार स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं, ठीक है, इंडिया के दोस्त भी हैं, लेकिन ट्रंप कई बार ऐसा अनाप शनाप बोलते हैं, ऐसा अतरंगी व्यवहार करते हैं कि मार्केट को लगता है भाई इस आदमी पर भरोसा कैसे किया जाए। इकोनॉमी के एक्सपर्ट भी यही मान रहे हैं। जैसे जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर कह रहे हैं कि शेयर बाजार अनिश्चितता पसंद नहीं करता, और जब से ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं तब से अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। नए टैरिफ लगाने की उनकी नीति बाजारों पर लगातार असर डाल रही है। चीन पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा इस बात की पुष्टि करती है कि ट्रंप अपने कार्यकाल की शुरुआत में विभिन्न देशों को टैरिफ से डराकर अमेरिका के हित में समझौते करने की रणनीति अपना रहे हैं। अब यह देखना होगा कि चीन इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। विनोद नायर ने यह भी कहा कि कनाडा और मैक्सिको पर भी अमेरिका टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन पर भी संभावित टैरिफ लगाने से मार्केट में ज्यादा उथल पुथल हो रही है। यानी एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये जो शेयर मार्केट नीचे जा रहा है उसकी बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप का यह अफलातूनी दिमाग है, अफलातूनी बिहेवियर है। ट्रंप अकेले शेयर मार्केट को अर्श से फर्श पर लाने के जिम्मेदार हालांकि नहीं है, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ट्रंप का जो ये मूड स्विंग है ना भाई, वो तो मूड से चल रहे हैं, आज ये कर दिया, आज कल वो कर दिया, इतना रायता फैला दे रहे हैं कि इनसे समेटने में इनको बाप बाप हो जाएगा। अभी इनको पता चलेगा ट्रंप के मूड स्विंग का असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बाजारों पर हो रहा है। यूरोप, एशिया, अमेरिका सब ट्रंप के इस अफलातूनी डिसीजन के चक्कर में घबराए हुए हैं। एक दिन में अमेरिका के प्रमुख मार्केट इंडेक्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। नैस्डैक 2.7% गिर गया,
खुद अमेरिकी बाजार गिरता चला जा रहा है भाई। यहां अखिलेश यादव पता नहीं कौन सा ऐप वैप का कहानी ढूंढ ले आए, अमेरिका का बाजार गिर रहा है। S&P 500 1.3% गिर गया। जापान का निक्केई इंडेक्स की भी हालत खराब हो रखी है, वहां मार्केट अपने 5 महीने के सबसे लो पॉइंट पर पहुंच गया है। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 3.3% गिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में S&P ASX 200 इंडेक्स 1.2% गिर गया है। इसके अलावा यूरोपियन देशों की ज्यादातर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई। मतलब दुनिया में हाहाकार मच गया भाई ये ट्रंप के अफलातूनी विचार की वजह से। इसका हिसाब किताब देखिए। लेकिन हमारे यहां तुरंत लोग पॉलिटिक्स करने लगते हैं कि भाई कैसे पैनिक इतना फैला दें कि मार्केट और नीचे जाए, फिर मोदी को घेरेंगे। ट्रंप ने ऐसा हाहाकार मचाया हुआ है कि स्टॉक मार्केट ही नहीं भाई, क्रिप्टो मार्केट में भी भयंकर हंगामा मच गया है। सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की वैल्यू रिकॉर्ड 25% गिर गई है। एक हफ्ते में बिटकॉइन 19% गिरकर $80,000 के नीचे चला गया है। इसी साल 20 जनवरी 2025 को जब ट्रंप ने शपथ ली थी, तब यह $1,09,000 की वैल्यू पे था। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान क्रिप्टो से जुड़े नियमों में ढील देने का वादा किया था। इस वजह से भी ट्रंप की ताजपोशी से क्रिप्टो मार्केट में पॉजिटिव संकेत थे। लेकिन अब ट्रंप ने ऐसा हाहाकार मचा दिया है कि लोग क्रिप्टो जैसी रिस्की बेट की बजाय सेफ एसेट की तरफ भाग रहे हैं। अब आप बताइए, क्रिप्टो में तो इंडिया का क्या रोल? लेकिन वो भी क्रिप्टो मार्केट पूरा गिरा हुआ है भाई। कहां 1 लाख के ऊपर था, अब 80,000 पे आ गए। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब चीजें बिगड़ती हैं तो फिर निवेशक देश की आर्थिक सेहत की तरफ देखते हैं, जिससे उन्हें भविष्य की पिक्चर और रिकवरी का अंदाजा हो जाए। इस मामले में कल ही भारत को राहत देने वाली जीडीपी के तीसरी तिमाही के नतीजे आए। तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% रही है। यह पिछली तिमाही जुलाई सितंबर के 5.6% के मुकाबले बेहतर है। यानी इंडिया की इकोनॉमी बॉस एकदम पकड़ के, जमीन पकड़ के चल रही है, वो बढ़ रही है बॉस। इसके साथ ही मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को 6.4 से बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है। हालांकि यह ग्रोथ रेट पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक सुस्ती और महंगाई के बावजूद यह बहुत सकारात्मक संकेत है कि भारत 6.5% के दर से बढ़ेगा। यानी नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल से लेकर अभी तक जो भारत की इकोनॉमी का बेस मजबूत किया, वो इतना मजबूत है कि दुनिया बाप बाप कर रही है, लेकिन भारत की इकोनॉमी अभी भी रॉकेट बनी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि शेयर मार्केट भले नीचे जा रहा है, लेकिन देश नीचे नहीं जाएगा बॉस। थोड़ा अगर आप फंडामेंटल समझिएगा तो यह संकेत देता है कि रिकवरी होगी। दुनिया में भयंकर इकोनॉमिक उथल पुथल चल रही है और उसके बीच में भारत में महाकुंभ जैसे बड़े इवेंट हो रहे हैं जो इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन ने महाकुंभ को लेकर बड़ा अनुमान लगाया है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन जीडीपी को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। महाकुंभ से देश का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा है, जिससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने माना कि चौथी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के 7.6% रहने का अनुमान है और यह अनरियलिस्टिक नहीं है। यानी ऐसा भी हो सकता है। आप सोचिए भारत की इकोनॉमी कैसी तेज बनी हुई है। यह बात ठीक है कि शेयर बाजार में गिरावट हो रही है, लेकिन इसकी वजह भारत की इकोनॉमी में छेद है ऐसा नहीं है। वो ट्रंप की सोच में छेद है और भी कुछ वजह है। लेकिन बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत के फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव है। और जब आपकी इकोनॉमी मजबूत है बॉस, आज नहीं तो कल ट्रंप ये वो चीन वो के साथ जो तमाशा चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, ये जब ठंडा पड़ेगा, थोड़ा सा पैनिक मोड खत्म होगा, तो निवेशक यहीं आएगा इंडिया में, क्योंकि उसको दिखेगा कि अच्छा जरा अब देखें तूफान थम गया, देखें कहां शांति है, कहां पे बढ़िया है, हरियाली है। अरे हरियाली तो इंडिया में, चलो यार यहीं पैसा लगाते हैं। और यही बात वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कोवमे ने बुधवार को एडवांटेज असम समिट में कहा कि भारत का आर्थिक भविष्य उज्जवल है। हम भारत की आर्थिक संभावनाओं को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। ग्रोथ रेट में मामूली गिरावट आ सकती है, लेकिन हम इसे लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। अगर जीडीपी के आंकड़ों को लेकर कोई टेंशन में है तो हम कहेंगे कि चिंता की कोई बात ही नहीं है। भारत इकोनॉमी का चमकता हुआ सितारा है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो भारत में निवेश करें, क्योंकि भारत इस समय निवेश के लिए सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन। यानी अभी अगर आप देखेंगे कि मतलब इसको ऐसे समझिए कि मार्केट में 10 दुकानें खुली हुई हैं जहां आप खाने पीने जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होने लगी, तूफान आने लगा, तो आप क्या करते हैं? आप घर में भागते हैं। लेकिन जब तूफान थमेगा, निकलिएगा,
तो उसी ना जगह जाइएगा जिस पे भरोसा है कि नहीं यार ये सही सामान देता है, अच्छा खाना देता है, यहां बढ़िया सामान मिलता है। यही भारत के साथ होगा। ये ट्रंप ने तूफान लाके रखा है, निवेशक पैसा खींच रहा है, घर जा रहा है पैसा बचाने के लिए, लौटेगा तो इंडिया ही लौटेगा बॉस। ये पॉजिटिव है भारत के लिए। दुनिया भारत को लेकर आश्वस्त है। वर्ल्ड बैंक तो भारत की गारंटी ले रहा है, लेकिन ट्रंप की गारंटी लेने वाला कौन है? ये भाई कब क्या कर दे कुछ पता नहीं। ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है ये शायद ट्रंप को भी नहीं पता होता, क्योंकि वो जिस तरह से बातें कर रहे हैं और जैसे फैसले ले रहे हैं उसका असर दुनिया पे पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाने के मिशन पर निकल गए, लेकिन इस चक्कर में पूरी दुनिया को हैरान परेशान किए हुए हैं। आप देखिए, कभी ट्रंप कह देते हैं कि वो हर देश पर टैरिफ लगा देंगे, कभी कहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करवा देंगे, कभी जेलेंस्की को तानाशाह बताकर मुकर जाते हैं, कभी जेलेंस्की से सौदेबाजी करने लगते हैं, कभी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से भिड़ जाते हैं, कभी ब्रिटिश पीएम स्टारमर पर ताना मार देते हैं, कभी यूरोपियन यूनियन से निपटने की बात करते हैं। चूंकि ट्रंप का बिहेवियर इतना अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, निवेशक इन पे भरोसा नहीं कर पा रहा। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो दुनिया में सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर नेता माना जाता है, इसलिए ट्रंप जो कहते हैं उसके मायने हैं। लेकिन ये भाई सोच समझ के बोलना तो जैसे भूलते जा रहे हैं। वैसे तो हर देश अपनी आर्थिक नीति के लिए खुद जिम्मेदार है, लेकिन जब किसी ताकतवर देश का बेलगाम घोड़ा इस तरह से भागने लगे तो दुनिया में परेशानी बढ़ती। इसी का असर दुनिया भर के देशों के शेयर मार्केट पर हो रहा है। ट्रंप का टैरिफ वॉर शेयर बाजारों में आ रही गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण है। श्रीलंका से बाजार में गिरावट है। ट्रंप के टैरिफ का जवाब दूसरे देश टैरिफ से दे सकते हैं, इससे मार्केट में अनिश्चितता बढ़ेगी, बाजार और गिर सकते हैं। इसके अलावा एआई सेक्टर की ग्रोथ पर संदेह से भी बाजार गिर रहे हैं। माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के शेयर तेजी से गिरे। एनवीडिया के शेयर 8.5% तक गिरने से एआई की ग्रोथ पर संदेह पैदा हुआ। इससे टेक्नोलॉजी सेक्टर के निवेशकों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। अमेरिका में मंदी की आशंका का भी बड़ा रोल है। अमेरिका में बेरोजगारी उम्मीद से ज्यादा बढ़ रही है। महंगाई दर बढ़ने का भी अनुमान जताया जा रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार में भी लगातार गिरावट आ रही है, क्योंकि वहां महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। यानी खुद ट्रंप के देश अमेरिका में मंदी आने वाली है, जिसकी आशंका से दुनिया भर के बाजार टूट रहे हैं। लेकिन यह बात ट्रंप समझ नहीं रहे कि ऐसे नाजुक समय में थोड़ा सब्र से काम लें। जो कुछ भी वो करना चाहते हैं वो एक झटके में नहीं होगा। ट्रंप को लग रहा है कि वो भी पीएम मोदी की तरह अपने देश के हीरो बन सकते हैं, लेकिन ट्रंप को समझना होगा कि यह सब एक दिन में नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। उन्होंने भी देश की इकोनॉमी को मजबूत किया तो टाइम लगा बॉस। धीरे धीरे कहां कालीन के नीचे कचरा छुपा के पिछली सरकारें गई हैं, ढूंढ के धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ने साफ किया। यह पुराना नियम है कि जब एक तरफ से नुकसान हो रहा हो तो दूसरी तरफ से उसकी भरपाई की कोशिश की जाए। और चूंकि नरेंद्र मोदी को भी दिख रहा है कि ट्रंप दोस्त तो है, लेकिन भाई थोड़ा अजीब मूड में दिख रहा है, तो नरेंद्र मोदी भी प्लान बी पर काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नरेंद्र मोदी को यह पता है कि आज नहीं तो कल ट्रंप दुनिया के अलग अलग देशों से टैरिफ वॉर को और बढ़ाएंगे। हालांकि ट्रंप ने अभी तक भारत पर कोई डायरेक्ट टैरिफ नहीं लगाया, लेकिन पीएम मोदी पहले से ही प्लान बी पर काम शुरू कर चुके हैं। हाल ही में पीएम मोदी कतर के आमिर से मिले। कतर और भारत के बीच 5 साल में ट्रेड को दोगुना करने पर डील कर ली। इसके अलावा हाल ही में भारत सरकार ने यूके से भी एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर से बातचीत शुरू कर दी है। यह बातचीत भारत और यूके में चुनाव की वजह से रुकी हुई। इसके अलावा आज पीएम मोदी ने यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष से भी मुलाकात की है। भारत यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए यूरोप का बड़ा बाजार खुल जाएगा। यानी ट्रंप जितना अफलातूनी काम करना करते रहे, नरेंद्र मोदी ने प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। आप यह भी समझिए कि ट्रंप के आने के बाद से दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर कैसे बदल रहा है। कल तक यूरोपीय देश अमेरिका की आंखों के तारे थे, लेकिन ट्रंप उन्हें भी ठेंगा दिखा रहे हैं। खासकर यूक्रेन युद्ध और टैरिफ को लेकर ट्रंप के अप्रोच से यूरोप के देश भी परेशान हैं। ट्रंप ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन को 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप से बिगड़े हालात के बीच यूरोपियन यूनियन के भी नए दोस्तों की तलाश में है। ऐसे में भारत का बाजार, भारत से व्यापार उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। यूरोपीय यूनियन चाहता है कि भारत का साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, जिससे व्यापार में आने वाली अड़चनें खत्म हो और यूरोपीय कंपनियों को भारत का बाजार मिले। यूरोपीय कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं, भारत के लिए भी फायदेमंद होगा। आप यह भी देखिए कि अमेरिका से बिगड़े रिश्तों के बीच यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष अकेले भारत नहीं आई, बल्कि उनके साथ यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स भी आए। यानी यूरोपियन यूनियन में शामिल सभी 27 देशों के प्रतिनिधि भारत आए और यह उनका पहला भारत दौरा है। आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत को लेकर यूरोपीय देश कितने गंभीर हैं और कैसे पीएम मोदी ने प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है।
आपको यह भी समझना चाहिए कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद शेयर मार्केट में आम निवेशकों की एंट्री बढ़ गई। ये निवेशक मिडिल क्लास से आते हैं और हाल ही में पीएम मोदी ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी। सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी के काल में भारत की इकोनॉमी स्टेबल है, तो जो भी पैसा निकाल के जा रहा है वो इधर उधर की जो स्थिति है, ट्रेड वॉर, चाइना, अमेरिका, ट्रंप, थोड़ा इधर भी इन्फ्लेटेड वगैरह, कुछ सारी चीजों को देखकर आप देखिएगा तो ऐसा लगता है कि ये ऐसा तूफान है जो जब भी थमेगा भारत फिर जो है, भारत में सूरज शेयर मार्केट में चमकेगा। इसलिए पैनिक की स्थिति नहीं है। लोग कह रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर निवेश भी करना है तो थोड़ा सा और देख लीजिए कि अमेरिका, चीन ये सब क्या करते हैं, उसके बाद निवेश कीजिए। पैसा अगर फंसा हुआ है, बहुत जरूरत नहीं है तो रहने दीजिए, फिर ऊपर बढ़ जाएगा। ऐसी बहुत लोगों को उम्मीद है। बाकी आप खुद शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, अपनी सोच से, अपने विचार से निर्णय लीजिए। पाठशाला में अब मौसम का चैप्टर। भाई शेयर मार्केट का मौसम तो बिगड़ा हुआ है, लेकिन असल मौसम भी बिगड़ा है पहाड़ों में। ग्लेशियर फटा, बर्फ का प्रकोप, फंसे हुए 57 मजदूरों को बचाने का महामिशन कैसे चल रहा है वो आपके लिए लाइव लेकर आया हूं। गर्मी आने के पहले पहाड़ों में बर्फ और बारिश का ऐसा तांडव कि देखेंगे तो घबरा जाएंगे। अब इसका चैप्टर। सर्दी का मौसम खत्म हो गया, लोग गर्मी से निपटने की तैयारी में जुटे। दक्षिण भारत के कई इलाकों में भयंकर गर्मी पड़ने भी लगी। तापमान 38 डिग्री कई जगहों पर पहुंच गया। लेकिन उत्तर भारत में मौसम ने अचानक ऐसा यू टर्न लिया है कि पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी होने लगी। बर्फबारी भी ऐसी कि जो इस बार सर्दियों के पूरे सीजन में नहीं हुई, वो अब गर्मी आने के पहले हो रही है। बर्फ के प्रकोप से उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई इलाके बेहाल हो गए। मैदानों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि फरवरी है या मौसम का कॉकटेल, सब कुछ एक साथ चला आया है। आज पाठशाला में गर्मी आने से पहले पहाड़ों में बर्फ और बारिश के तांडव की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। किस तरीके से एवलांच आया तो लोग फंस गए ये दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। सबसे पहले बात उत्तराखंड की, जहां पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बर्फबारी लोगों की जान के लिए आफत बन गई। कई इलाकों में पहाड़, घर और सड़कें सब बर्फ से ढक चुके हैं। भारी बर्फबारी के बीच चमोली में बद्रीनाथ धाम के पास एवलांच आने से बड़ा हादसा हुआ। 57 मजदूर बर्फ के साथ आए मलबे में दब गए। जिस जगह यह एवलांच आया वहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। आप तस्वीर देखिए, बर्फ के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। ऐसे में मलबे में दबे मजदूरों को बचाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि खराब मौसम और लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का उड़ान भर पाना भी मुश्किल हो रहा है। हादसे वाली जगह से करीब 20 किलोमीटर पहले तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सड़कें बर्फ से ढक चुकी हैं। ऐसे में पैदल चलकर पहुंचना ही मलबे में दबे मजदूरों के रेस्क्यू के लिए आखिरी ऑप्शन बच गया है। इसके बाद सेना की आईबेक्स ब्रिगेड ने दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भारतीय सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें शेयर की। एवलांच के बाद भारी बर्फबारी के बीच सबसे पहले सेना के जवान ही मौके पर पहुंचे। घुटने तक जम चुकी बर्फ के बीच सेना के जवान मलबे में दबे मजदूरों को बचाते हुए दिखाई दिए। अब जरा कुछ और तस्वीरें देखिए, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जिस जगह एवलांच आया वहां हालात कितने खराब हैं। सेना के जवान मलबे से बचाए गए मजदूरों को स्ट्रेचर पर रखकर ले जाते नजर आ रहे हैं। उनके पैर घुटनों तक बर्फ में धंसे हुए दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति है। जहां हादसा हुआ वहां पर कई जगह तो 6 से 8 फीट तक बर्फ जम चुकी है। मतलब 6 फीट का आदमी भी बर्फ में दब जाए, इतनी बर्फ है। इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। मशीनों की मदद लेनी पड़ रही है बर्फ हटाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए। चमोली में इतनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है कि मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ गया। अब तक 32 मजदूर हालांकि बचाए जा चुके हैं। 25 मजदूरों की तलाश अब कल ही हो पाना संभव लग रही है। यह एवलांच दरअसल आज सुबह करीब 8 बजे बद्रीनाथ से भारत के पहले गांव माणा की तरफ से जाने वाले रास्ते पर आया। जहां एवलांच आया वहां बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक कैंप है। कैंप में मौजूद 57 मजदूर और 8 कंटेनर्स एवलांच के साथ मलबे में दब गए। ये मजदूर उस इलाके में सड़क निर्माण के काम में लगे हुए थे। प्रशासन के मुताबिक पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बर्फबारी की वजह से एक ग्लेशियर फटकर टूट गया। हादसे वाली जगह पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा ये एवलांच आते क्यों हैं और बाकी हिस्सों में पहाड़ों पर क्या चल रहा है। बीआरओ के हमारे 57
श्रमिक उसमें फंसे थे। सभी प्रकार की तैयारियाँ यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर ITBP की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बनाएं। आपको थोड़ा यह भी बता दूं कि बर्फबारी के दौरान ग्लेशियर पर टूटने का खतरा क्यों बना रहता है। दरअसल जब उत्तराखंड में बर्फबारी होती है, उसके बाद आसमान साफ होने पर तेज धूप निकलती है, तो ग्लेशियर की निचली परत पर काफी वजन आ जाता है। इससे ग्लेशियर में क्रैक आ जाते हैं। निचली परत के कमजोर हो जाने और पिघलने की वजह से ग्लेशियर के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। जब ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा पहाड़ से बेहद तेजी से गिरता है, तो उसके साथ बर्फ के साथ ही रास्ते में आने वाली मिट्टी और पत्थर भी तेज रफ्तार से नीचे की तरफ गिरते हैं और तबाही लाते हैं। अब जरा आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। इससे ये आप देखिए, यही एवलांच है। इससे ग्लेशियर टूटने की वजह से चमोली में आई तबाही का अंदाजा लगाना आपके लिए आसान हो। किस तरह ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे तेज आवाज के साथ आ रहा है, आप खुद देखिए। इसी तरह से उत्तराखंड के चमोली में भी बर्फबारी के बाद ग्लेशियर का हिस्सा टूटा, नीचे आया और उसमें मजदूर फंस गए। चमोली के दूसरे इलाकों में भी लगातार हो रही बर्फबारी लोगों के लिए आफत बन गई। ये तस्वीरें भी चमोली की हैं। देखिए किस तरह एक रेस्टोरेंट के बाहर रखी टेबल बर्फ से ढक चुकी है। आसपास के पेड़ भी बर्फ से सफेद हो चुके हैं। सड़क, मकान, सब पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड की वजह से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। केदारनाथ में भी बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। बिजली के तारों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। वजन बढ़ने की वजह से कई जगह फॉल्ट आ रहे हैं। ऐसे में बिजली विभाग के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर, आप देखिए ना, बर्फ गिर रही है, बेचारे चढ़कर जो है लाइन को ठीक कर रहे हैं। अब उत्तरकाशी की तस्वीर देखिए। गंगोत्री धाम में बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। छोटे बड़े सभी मंदिर बर्फ से सफेद हो गए। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखती है। जबरदस्त बर्फबारी की वजह से गंगोत्री हाईवे पर ट्रैफिक बंद हो चुका है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से गंगोत्री में 4 फीट तक बर्फ जम गई है और अभी बर्फबारी थम भी नहीं रही। गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए पहुंचे लोग घुटनों तक बर्फ में धंसकर चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। फरवरी के आखिर में भारी बर्फबारी ने सबको हैरान कर रखा है। आज उत्तराखंड की तरह मौसम के प्रकोप की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से भी आई। हिमाचल के पहाड़ों पर तो कुदरत का डबल अटैक हुआ। ऊपरी इलाकों में भीषण बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में बारिश ने आफत काट रखी है। हिमाचल प्रदेश में आज सबसे डराने वाली तस्वीरें कुल्लू से आई, जहां इतनी ज्यादा बारिश हो रही है जैसे कि बादल फट गया, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों से पानी के साथ मलबा भी आ रहा है, जिसमें कई सड़कें बह गई। आप ये देखिए, हालात इतने नाजुक हैं कि प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। कुल्लू में हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं उसकी तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के चलते भूतनाथ नाले में ऐसा उफान आया जिसमें कई गाड़ियां बह गई। लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां घरों के बाहर खड़ी की हुई थी। उनको क्या पता कि अब भाई मार्च आने वाला और ये सब हो जाएगा। कुछ लोगों ने पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी की। रात में जब नाले में उफान आया तो जो भी उसको मिला वो बहाकर लेता चला गया। गाड़ियां इतनी दूर तक बहती चली गई कि कई लोगों को तो अपनी कार खोजने में मशक्कत करनी पड़ गई। वो तो गनीमत रही कि प्रशासन ने लोगों को पहले अलर्ट कर दिया था, जिसके चलते किसी की जान नहीं गई। कुल्लू में जब बारिश थोड़ी कम हुई तो अब तबाही का मंजर दिखा। पहाड़ों से आए मलबे में 1-2 नहीं बल्कि कई गाड़ियां दब गई थी। आप देखिए कैसे, जैसा लग रहा है गाड़ी की कब्र खोद दी हो किसी ने। कार, ऑटो से लेकर दोपहिया गाड़ियां इतनी तरह मलबे में दब गई कि उन्हें निकालने के लिए बुलडोजर बुलाना पड़ गया। अब आपको मनाली की तस्वीर दिखाता हूं, जहां बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया। ये देखिए, ये मनाली है भाई। एक तो बर्फ, उस बर्फ में पानी, बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया। मनाली में इतनी ठंड पड़ रही है कि सड़क पर भरा पानी जमने लगा। देखते ही देखते पूरी सड़क बर्फ के तालाब में तब्दील हो गई। हालांकि इतनी ठंड के बाद भी ट्रैफिक नहीं रुका। बर्फीले पानी से होकर गाड़ियां तो निकलती रही, लोग भी इस ठंडे पानी से होकर सड़क पार करते हुए दिखाई दी। सोचिए कैसी कैसी तस्वीरें आ रही हैं। अब लाहौल स्पीति की तस्वीर देखिए, जहां एवलांच के बाद पहाड़ से इतनी बर्फ आई कि बरसाती नाले में बर्फ बहने लगी। देखने में ऐसा लगा जैसे बर्फ की नदी बह रही हो। आप देखिए ना भाई, पूरा पानी सफेद अब बहा जा रहा है। एवलांच में अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस मंजर को देखने के बाद नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। चंबा से आए एवलांच की लाइव तस्वीरें देखिए। भरमौर इलाके में ग्लेशियर से अचानक बर्फ नीचे आने लगी। गनीमत रही कि यह बर्फ सीधे एक बरसाती नाले में गिरी, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लगातार बर्फबारी के बाद इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में एवलांच आ रहे हैं। धर्मशाला में भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद खनियारा इलाके में नदी में ऐसा उफान आया कि वहां काम कर रहे 2 डंपर इसमें फंस गए। इतना ही वक्त था कि ड्राइवर बस किसी तरह अपनी जान बचाया भागा।
जैसे ही दोनों डंपर के ड्राइवर किनारे पर आए, सैलाब में दोनों डंपर डूब गए। आसमानी आफत के बीच हिमाचल प्रदेश पुलिस की जितनी तारीफ की जाए कम है। जब लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, तब हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान बर्फबारी के बीच लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें शिमला के पास नरकंडा की हैं, जहां बारिश और बर्फबारी के चलते गाड़ियों का चलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला और सड़क से कीचड़ हटाकर गाड़ियों को निकाला गया। सबसे ज्यादा मुसीबत में वो लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश में घूमने आए थे और अचानक हुई बर्फबारी के बाद जगह जगह फंस गए। लाहौल स्पीति में मूलिंग पुल के पास फंसे ऐसे ही 2 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया है। मूलिंग युवा मंडल के कार्यकर्ताओं को जब पता चला कि बर्फ में पर्यटकों की गाड़ी फंस गई है, तो बर्फबारी के बीच ही वो रेस्क्यू करने पहुंचे। अब यह भी देख लीजिए कि पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी ने हिमाचल को कैसे बेहाल कर दिया। बारिश के चलते किन्नौर और कुल्लू में लैंडस्लाइड हुआ है। बर्फबारी के चलते लाहौल स्पीति में एवलांच आया है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल में 5 नेशनल हाईवे और 583 सड़कें बंद हैं। प्रदेश की ज्यादातर नदियां और नाले उफान पर हैं, जिसके बाद 3 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया है। तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की कमी आने से ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया हुआ है। तो भैया, मौसम ने तो करवट ले ली है, लेकिन एक करवट ली ही है महाकुंभ में लोगों की आस्था। पाठशाला में अगला चैप्टर, महाकुंभ तो खत्म हो गया, लेकिन बॉस आज अचानक फिर से इतनी भयंकर भीड़ संगम में कहां से आ गई। कल सन्नाटा था, आज गजब सैर सपाटा है। संगम नोज पर गाड़ियों का ऐसा रेला कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। और महाकुंभ में किसने क्या कमाया, ऐसा ऐसा आंकड़ा आया कि वो भी शौक देगा। अब जरा इस पर चलते हैं। 45 दिन तक चले महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को हो गया। इन 45 दिनों में महाकुंभ का जादू इतना जबरदस्त था कि 45 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। मतलब एवरेज निकालेगा तो रोज का 1.5 करोड़। 45 दिन ऐसे थे कि संगम नोज पर तिल रखने की जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि लोग इतने थे। हर कोई 144 साल बाद महाकुंभ का पुण्य कमा लेना चाहता था। लेकिन महाकुंभ भले खत्म हो गया, लेकिन लोगों के अंदर से महाकुंभ की याद नहीं जा रही। और इसी का नतीजा है कि ये आज की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि ये पुरानी तस्वीर दिखा रहा हूं, ये आज की तस्वीर है बॉस महाकुंभ की। आज संगम पर भयंकर भीड़ पहुंच गई। जहां महाकुंभ खत्म होने के बाद सन्नाटा था, आज वहां गजब सैर सपाटा चल रहा था। आप ये तस्वीर देखिए, ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में संगम नोज पर भीड़ दिख रही है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको महाकुंभ के दौरान का कोई पुराना वीडियो दिखा रहा हूं, तो ये वैसी तस्वीरें नहीं है, आज की तस्वीर। आज 10 लाख लोग संगम नोज पे पहुंच गए भाई। स्नान करने का अनुमान है कि 10 लाख लोग तो आज स्नान किए हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि महाकुंभ तो खत्म हो गया, लेकिन आज फिर अचानक से भयंकर संगम नोज पर लोगों का सैलाब कहां से आ गया। मतलब आप लोगों की आस्था देखिए भाई। लोगों को लग रहा है कि पहले नहीं जा पाए तो क्या हुआ, अब कर लेते हैं, संगम तो है ही ना। आप देखिए कि परसों तक जिस संगम नोज पर तिल रखने की जगह नहीं थी, वहां गाड़ियों का रेला लगा पड़ा है। इस वीडियो में संगम नोज पर गाड़ियां खड़ी हुई दिखती हैं। सोचिए, महाकुंभ के दौरान जहां लोगों को खड़े होने की जगह नहीं थी, वहां अब गाड़ियां सीधे पहुंच रही हैं। लोगों को लगा कि अब उतनी भीड़ नहीं है, गाड़ी लेके चलो संगम नोज पर। लोग यहां गाड़ी पार्क कर दे रहे हैं और गाड़ी पार्क करके बगल में ही डुबकी लगा ले रहे हैं। जिस जगह पर लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच रहे थे, वहां पहुंचने के बाद ये सोच रहे थे कि इतनी भीड़ के बीच में से आप वापस कैसे जाऊंगा। उसी संगम नोज पर आपको आज की तस्वीर दिखा रहा हूं कि लोग गाड़ी और बाइक लेके पहुंच गए। मतलब महाकुंभ मेला क्षेत्र में गजब का माहौल अभी भी बना हुआ है। संगम जाने वाले मार्ग पर ऊंट चल रहे हैं वहां अभी भी भाई माहौल है। लोग संगम नोज पर ऊंट की सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। लोग गाड़ियों से पहुंच रहे हैं, मजे ले रहे हैं संगम पर अभी भी। यानी सनातन का महापर्व इन सनातनियों के लिए अभी खत्म नहीं हुआ है। महाकुंभ के दौरान तो हमने आपको संगम घाट से कई गजब की रिपोर्ट दिखाई। अब आपको महाकुंभ खत्म होने के बाद अभी भी संगम घाट पर क्या गजब का माहौल है, इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं। शाम के समय संगम घाट पर ऊंट भी चलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे आपको, और यहाँ पर जो चहल पहल है वो भी आज बरकरार अभी भी बनी हुई है। श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार आ रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि भीड़ ना होने के ज्यादा चलते यहाँ पर लोग अपने निजी वाहनों से आ रहे हैं। जी, हम लोग आए हैं झारखंड हजारीबाग से। अच्छा, किससे आए हैं और कहाँ तक आए हैं आप? अपने खुद के वाहन से आए हैं। हाँ। और पूरा जहाँ सामने ये देखेंगे आप, बिल्कुल सामने ही संगम घाट है।
और ये हमारी गाड़ी लगी हुई है सामने। कितना आनंद आ रहा है? बहुत ही आनंद आ रहा है। अभी भी पूरे मेले का बिल्कुल लग रहा है कि अभी भी चाव है लोगों के अंदर। अभी भी देखिए कितनी गाड़ियां आ रही हैं सामने की तरफ से। तो पहले तो हमने सोचा कि निकल जाते हैं, लेकिन एक मन में आया कि नहीं, इतना मतलब भव्य हुआ है सारा, तो हमें एक बार जाके देखना जरूर चाहिए। ट्रैफिक भी था, फिर हमको सुटेबल नहीं लगा यहाँ ना। हाँ। अब हमको लग रहा है कि हम यहाँ आए, हमारा टाइम हो गया तो हम आ रहे हैं। अच्छा, बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। कितना कदम चलना पड़ रहा है मात्र? 100 कदम 100 मीटर भी तो नहीं चल के आ रहे हैं। अच्छा, 100 मीटर भी तो नहीं चल रहे हैं, क्यों रविंद्र जी? इतनी नजदीक तक आ गए आसानी? बिल्कुल आराम। हाँ, क्राउड बहुत कम है, सुविधा भी बढ़िया है, और जो लोकल लोग हैं वो आके आराम से स्नान कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और जो लोग अभी बचे हुए हैं चाहे तो आ सकते हैं। अब आराम से गाड़ी घाट तक पहुंच रही है। महाकुंभ के दौरान संगम घाट सनातन के समागम का केंद्र बना हुआ था, सनातन के रंग में डूबा हुआ था। अभी भी लोग संगम पहुंच रहे हैं, लेकिन अब संगम घाट पर वैसा माहौल नहीं है जैसा महाकुंभ के दौरान, क्योंकि अब साधु संत महाकुंभ से विदाई ले चुके, अखाड़े जा चुके, और संगम का मंत्र मुग्ध कर देने वाला जो वाइब था वो पहले जैसा नहीं है। लेकिन आज भी इतने सारे लोग आए। ये कल की तस्वीर है, देखिए कल कैसे सन्नाटा पसरा हुआ था, आज की तस्वीर आपको दिखाई कैसे फिर से भीड़ आ गई है। इसलिए अब संगम घाट और महाकुंभ के विशाल मेला क्षेत्र की तस्वीरें लोगों को भावुक कर रही हैं, और लोग जो हैं वो भी भाई मतलब देख रहे हैं कि क्यों ना अभी भी चलकर आनंद लिया जाए। 45 दिन तक इसी मेला क्षेत्र में न जाने कितने लोगों की जिंदगी संवार दी, करोड़ों लोगों ने पुण्य कमाया, और लाखों लोगों ने इतनी कमाई कर ली जितनी शायद वो कई सालों में भी नहीं कर पाते। जो लोग आमतौर पर संगम घाट पर रोज 200-400 रुपए भी नहीं कमा पाते थे, वो लाखों रुपए महाकुंभ से कमाकर अपने घर लौट रहे हैं, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर भी नजर आ रही। किसी ने रिक्शा चलाकर अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया है, किसी ने घाट किनारे प्रसाद बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए। टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने संगम किनारे ऐसे ही लोगों से बात की है जिन्हें महाकुंभ ने बहुत सारे पैसे के साथ ढेर सारी खुशियां भी दी। एक बार सुनिए ऐसे लोगों को। मेले के अंदर छोटा हो या बड़ा हर किसी को रोजगार मिला है। ऐसा ही एक व्यक्ति जो कि लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आप आए? जी, लखनऊ से आए, प्रसाद की लाई है मैंने। अच्छा जी, लखनऊ से आया हुआ प्रसाद की दुकान लगाने के लिए। बाकी जो लखनऊ में रहते थे अपन टाली वाली मजदूरी करते थे, यहाँ पे प्रसाद की दुकान लगाई है तो हमने जो काफी जो पैसा पैदा किया है। हाँ, जितना लाए थे उससे 2.5 गुना पैदा हुआ है। अच्छा, ढाई गुना जो है पैसे? जी, माता रानी सबका भला कर रही है। लगभग 1.25 लाख का लाया था और 2.5-3 लाख रुपए खाली हो गया है। बहुत फर्क पड़ा। हम तो वहाँ मजदूरी करते थे, बच्चे की फीस नहीं दे पाते थे। हाँ, अब यहाँ से अब जब जाएंगे तो बच्चे की फीस से पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। कुंभ क्षेत्र में मैंने 14 जनवरी से चलाया सर। 14 जनवरी से चलाते कभी चलाते थे, थक जाते थे तो रुक जाते थे। उसमें जो कुछ कमाया, अब अभी तो इतना गणना नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन यह है कि बेटी की शादी तक मैंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि बेटी की शादी हो सके हमारी। हमको बहुत खुशी हुई सर। मोदी जी को हम बहुत प्रेरणा देते हैं कि बढ़ते रहें। कम से कम 50,000 श्रद्धालुओं को पहुंचाया होगा यहाँ से। अच्छा, हाँ, रात दिन में। महाकुंभ ने न सिर्फ यूपी सरकार का खजाना भरा, बल्कि हजारों आम लोगों की जेबें भी भर। लेकिन बिक्री के रिकॉर्ड सिर्फ महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में नहीं टूटे, क्योंकि काशी में भी महाकुंभ इफेक्ट हुआ, जहां महाकुंभ के दौरान 45 दिनों में 4 करोड़ 32 लाख श्रद्धालु पहुंचे। महाकुंभ के दौरान हर रोज करीब 5 लाख लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, जबकि सामान्य दिनों में 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। महाकुंभ की वजह से काशी में सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या ने ही रिकॉर्ड नहीं बनाया, बल्कि काशी में बिक्री और कमाई के भी अजब अजब रिकॉर्ड बने। 45 दिन में 100 करोड़ रुपए के रुद्राक्ष बिके हैं बॉस। 100 करोड़ रुपए के, 50 करोड़ रुपए की कुबेर की प्रतिमाएं बिक गई, 30 करोड़ रुपए के चंदन के टीके लग गए। यह भी अपने आप में रिकॉर्ड है। 30 करोड़ रुपए के चंदन के टीके। काशी विश्वनाथ बाबा को प्रसाद नहीं चढ़ता, लेकिन फिर भी 72 करोड़ रुपए का प्रसाद बिक गया। काशी विश्वनाथ में चढ़ाने के लिए 216 करोड़ रुपए के फूल बिक गए। सिर्फ फूल बेचने वालों ने सोचिए कितना कमाया होगा कि 216 करोड़ के फूल बिके। होटल कारोबारियों को 45 दिन के अंदर 1620 करोड़ रुपए का बिजनेस मिला। 5000 से ज्यादा भोजनालयों ने 45 दिन में 1575 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। बड़ी नाव और क्रूज चलाने वालों ने 3036 करोड़ रुपए कमा लिए। सिर्फ नाव चलाने वालों ने 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। छोटी नाव चलाने वालों ने 191 करोड़ रुपए का मुनाफा कर लिया।
तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि कुंभ से क्या होता है, पेट बढ़ता है, बॉस आपको अंदाजा ही नहीं है कि सिर्फ पेट नहीं भरा है लोगों का, तिजोरियां भर गई हैं कई लोगों की ऐसी कमाई हुई। लेकिन जब यहां सिर्फ नफरत भरी हो तो ये सब दिखना बंद हो जाता है।